ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार, पृष्ठ संख्या 42। संस्था संगठन को अपना काम कंधों पर उठाना चाहिए और परिवारों की आंतरिक विधि व्यवस्था संभालने के लिए उसी घर के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कार्य कैसे किया जा सकता है, इसके लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन भर संगठन की ओर से दिया जाना चाहिए। रास्ता खोलना और सुधार क्रम को आगे बढ़ाना भी यदि ठीक तरह बन पड़े तो समझना चाहिए कि सामूहिक प्रयत्नों ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया। निजी परामर्श को और सुधार के व्यक्तिगत पक्षों को घर के लिए स्वयं ही उठाएं तो अधिक अच्छा है। किसका किस पर कितना प्रभाव है, इस तथ्य के आधार पर ही परामर्श कारगर हो सकते हैं। गिराने वाली सलाह तो कोई किसी को भी दे सकता है। ललचाने, फुसलाने और गिराने का काम अति सरल है, उसे कोई भी कर सकता है। किंतु बुरी आदतों से छुड़ाने और परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना अत्यधिक कठिन है। इसके लिए सलाह ही पर्याप्त नहीं, दबाव और प्रभाव भी चाहिए। अस्तु, घर की सीमा में जो भी सुधार प्रयत्न चलें, उनमें न केवल शिक्षा ही पर्याप्त समझी जाए, वरन ये भी देखा जाए कि किसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त कार्य कराने का प्रतिफल ही आशाजनक होता है, अन्यथा सलाह उपहासास्पद, उपेक्षित बनकर रह जाती है। यह व्यक्तिगत प्रसंगों की चर्चा एकांत की यह व्यक्तिगत प्रसंगों की एकांत चर्चा की बात हुई। अब देखना यह है कि क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे परिवारों में शालीनता का शिक्षण अनवरत चलता रहे और उसका प्रभाव क्रमिक गति से, परोक्ष रूप से सदस्यों के अंतः मन पर पड़ता और परिपक्व होता रहे। यहाँ एक बड़ी कठिनाई यह है कि मनुष्य की मानसिक बनावट ऐसी है कि वह स्वेच्छाचार बरतने में प्रसन्न रहता एवं गौरव अनुभव करता है। दूसरों की सलाह मानने में उसे अपनी मौलिकता में कमी और प्रतिष्ठा में हेटी लगती है। देखा गया है कि किसी को सुधारने या आगे बढ़ने की सलाह दी जाए तो वह बुरा मानता है और उपेक्षा के रूप में अपनी असहमति व्यक्त करता है। कभी कभी तो अवज्ञा और मनोमालिन्य तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चिढ़ में वह कार्य और भी अधिक होने लगता है जिसकी रोकथाम की गई थी। सलाह कभी हल्के फुल्के ढंग से ही दी जा सकती है। रोज रोज उसी बात को दोहराने से पीछे पड़ना समझा जाता है और उससे लाभ के स्थान पर उल्टा विग्रह खड़ा होता है। एक ओर यह मानवीय दुर्बलता सुधार प्रयत्नों को निरस्त करती है, दूसरी ओर यह एक जीवन मरण जैसी आवश्यकता है। सुधार परामर्श का क्रम न चलाया जाए तो दुर्गुण पनपते और पराभव ही होते चलेंगे। उनकी हानि ही समझ में न आएगी
और परिवर्तन की आवश्यकता का ही अनुभव न होगा। चुप रहना कहने से अधिक बुरा, कहना चुप रहने से बुरा। इस असमंजस का निराकरण कैसे हो, यह एक जटिल प्रश्न है। समाधान एक ही है, परोक्ष शिक्षा। पंचतंत्र और हितोपदेश ग्रंथ जिन्होंने पढ़े हैं वे जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने उद्दंड राजकुमारों को किस प्रकार कथा कहानियां सुनाकर परोक्ष शिक्षा दी थी और किस प्रकार उनकी उच्छृंखलता को शिक्षित करने तथा सुधारने की सत्प्रवृत्ति में बदल दिया था। कथा पुराणों का सारा कलेवर प्रायः इसी उद्देश्य से रचा गया है कि जनसाधारण को ऐतिहासिक प्रसंग सुनाकर उनके निष्कर्षों को समझने और अपने लिए नीति निर्धारण करने का अवसर मिले। इस परोक्ष शिक्षण में मनोरंजन भी रहता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनता और सुनने वालों की मनोभूमि पर अपनी छाप भी जमाता है। यही नीति परिवार निर्माण में कारगर हो सकती है। अन्यथा प्रत्यक्ष उपदेश देने का क्रम चलाने पर लोग ऊबने लगेंगे और उन्हें सुनने तक में आनाकानी करने लगेंगे। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए परिजनों का चिंतन और चरित्र परिष्कृत करने की महती आवश्यकता को आतुर निर्देश के आधार पर नहीं, वरन परोक्ष शिक्षा पद्धति अपनाकर धैर्य पूर्वक ही पूरा करना अधिक लाभदायक रहता है। उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। वे सामान्य दिखते हुए भी परोक्ष प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, नमन वंदन। दूसरा, आरती कीर्तन। तीसरा, कथा कहानी। चौथा, स्वाध्याय। पांचवा, परामर्श गोष्ठी। छठा, पर्व आयोजन। सातवां, संस्कार। आठवां, जन्मदिन आदि सभी प्रसंगों में आदर्शवादी प्रशिक्षण के परोक्ष तत्व पर्याप्त मात्रा में भरे पड़े हैं। उनके माध्यम से हर सदस्य को उपयोगी निष्कर्ष निकालने और उन्हें अपनाने का उत्साह उठता है। यह आत्म शिक्षण जितना कारगर सिद्ध होता है, उतना कोई और उपाय नहीं। उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया में से कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नित्य चलने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ बड़े रूप में उत्सव आयोजनों के रूप में चलना चाहिए। ये उत्सव होते तो घरेलू हैं और उनमें मात्र पड़ोसी संबंधी ही एकत्रित होने के कारण छोटे भी रहते हैं, किंतु उतने से भी सामुदायिक चेतना उत्पन्न होती रहती है और उत्साह उभरता है। ऐसे अवसरों पर जो गीत प्रवचन होते हैं वे किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहे जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए व्यक्त किए जाते हैं। अतएव उन्हें समझने स्वीकार करने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कि निजी परामर्श में प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा होने पर उत्पन्न होती है। प्रवचनों में सिद्धांतों की चर्चा करते हुए वह सब कुछ कहा जा सकता है जो उस परिवार की विशेष स्थिति को देखते हुए आवश्यक समझा गया है। परोक्ष इंगित करने वाले परामर्श शांतिपूर्वक विचार करने की मनः स्थिति उत्पन्न करते हैं, फलतः उनका सत्परिणाम भी अधिक होता है। दैनिक शिक्षा में 1. पूजा विधान के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाएं। 2. कथा कहानियां। 3. स्वाध्याय की आदत। ये तीनों ही सर्वोपरि हैं। चौथी वह है जो आदत बदलने के लिए, सुधार क्रम चलाने के लिए गृह संचालकों को साथ लिया जाता है। कथा कहानियां छोटे बच्चों को लक्ष्य रखकर उनके मनोरंजन के लिए कही जाती हैं, पर इधर उधर बैठकर अन्य लोग भी कान लगाए रहते हैं और बच्चों के साथ बैठकर न सही, सुनते वे भी ध्यान पूर्वक हैं। मनोरंजन तो उनका भी होता है। यह कथा कहानी कहने की प्रक्रिया सुनियोजित होनी चाहिए और क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए। कहानियां प्रेरक ही हों, न अनर्गल न अनैतिक। अनर्गल वे हैं जो बिना उद्देश्य की होती हैं और भूतों और देवताओं का भय एवं भ्रम
पैदा करती हैं, जिनका न कोई उद्देश्य होता है न निष्कर्ष। ऐसे ही बेतुके प्रसंगों को जोड़ गांठ कर कहानी गढ़ ली जाती है। आजकल बाहुल्य इसी बेतुकेपन का है। इसी प्रकार हत्या, दुराचार, छल जैसे कुकर्मों के आधार पर मिली हुई सफलताओं का उल्लेख करने वाली कहानियां सुनने वालों को उसी प्रकार सोचने एवं चलने की प्रेरणा देती हैं। इस विषाक्तता से बचना ही श्रेयस्कर है। कहानियां रोज नई चाहिए। पुरानी सुनने से मन नहीं भरता। नई कहाँ से आए, उन्हें कहाँ से खोजें? यह एक कठिन प्रश्न है। इसको हल करने के लिए छोटे बालकों तथा बड़े बच्चों के लिए प्रेरक कहानियों की एक पुस्तकमाला परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत छापी जा रही है। संभवतः 360 चुनी हुई कहानियां छप सकें, जो एक वर्ष में एक बार क्रम से कही जाती रहें। यूं हर दिन 2-2, 3-3 कहानियां भी पढ़ी जा सकती हैं। इसके लिए सहस्र रजनी की तरह 1000 कहानियों की एक मणिमाला भी छापनी पड़ सकती है। स्थानीय प्रवचनों, जनश्रुतियों एवं बाल साहित्य में से भी जहां जहां ऐसी कथाएं ढूंढी जा सकती हैं, जो अनाचार के प्रति आक्रोश और सदाचार के लिए उत्साह उत्पन्न करती हों। कहने की शैली निखरनी चाहिए। उसमें लोच, आकर्षण, प्रवाह, कौतूहल, संवेदन एवं निष्कर्ष की दृष्टि से उपयोगी तत्वों का समावेश होना चाहिए। रामायण, भागवत, महाभारत आदि पुराणों में से मात्र उपयोगी अंश छांटकर सुनाए जा सकते हैं। 100 जीवन चरित्र की एक छोटी सीरीज गायत्री तपोभूमि में छपी है। वह भी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रह सकती है। बच्चों को कहानियां और बड़ों को कथाएं चाहिए। कथाएं इतिहास की भी हो सकती हैं और पुराणों की भी। हर हालत में वे प्रेरक ही होनी चाहिए, अनर्गल नहीं। कथा और कहानियां मिलजुल कर कही जाएं, तो छोटों के लिए और बड़ों के लिए समान रूप से प्रेरक सामग्री उपलब्ध होती रह सकती है। वाणी के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ज्ञान लाभ को सत्संग कहते हैं, और अध्ययन, मनन, चिंतन के आधार पर मिलने वाले आलोक को स्वाध्याय। स्वाध्याय व्यसन नहीं, अंतःकरण का आहार है। वातावरण में अनैतिक तत्वों की भरमार है। उन्हीं के समर्थक अनेकानेक घटनाक्रम देखने और सुनने को मिलते हैं। इनका प्रभाव अनायास ही पड़ता है और जन्म जन्मांतरों की संग्रहित पशु प्रवृत्तियों को उनसे पोषण मिलता है। उनमें से अधिकांश अनैतिक, प्रतिगामी और पतनोन्मुख ही होता है। इस दुष्प्रभाव को काटना आवश्यक है। इसी प्रकार सदुद्देश्यों के सत्परिणाम बताने वाला और उस मार्ग पर चलने का व्यावहारिक मार्गदर्शन करने की सुविधा भी निरंतर मिलनी चाहिए। इन दोनों का प्रबंध करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन वस्त्र का। यह प्रयोजन सत्संग और स्वाध्याय के 2 उपायों से पूरा होता है। कई बार छोटे बच्चे नहाने, मुंह धोने आदि में तंग करते हैं। उन्हें किसी प्रकार बहला फुसलाकर इस सफाई के लिए तैयार करना पड़ता है। समय और स्थान पर मल मूत्र करने की आदत भी उन्हें धीरे धीरे तथा धैर्य पूर्वक सिखानी पड़ती है। इच्छा होने न होने की परवाह न करके अभिभावक इन नित्य कर्म संबंधी आदतों को प्रयत्न पूर्वक थोपते हैं और तभी चैन लेते हैं। जब बालकों को अभ्यास हो जाता है, ठीक इसी प्रकार घर के हर सदस्य को स्वाध्याय की आदत डालना गृह संचालकों का कर्तव्य है। उसे स्कूली पढ़ाई से कम नहीं, अधिक महत्व मिलना चाहिए। यूं अपने देश में बाल, वृद्ध सभी का प्रायः आधा उपयोगी समय ऐसे ही
अव्यवस्थित, अनिश्चित रहता और बर्बाद हो जाता है। उसमें स्वाध्याय के लिए 1 या आधा घंटे का समय बड़ी अच्छी तरह जमाया जा सकता है, पर यदि व्यस्तता का बहाना बनाया जा रहा हो और स्कूली पढ़ाई में हर्ज होने जैसी बेतुकी बात कही जाती हो, तो भी उसमें हर्ज करके उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्ययन से स्वाध्याय का सत्परिणाम असंख्य गुना अधिक और दूरगामी है। इस तथ्य को जितनी गंभीरता पूर्वक समझा और समझाया जा सके, उतना ही उत्तम है। स्वाध्याय क्रम में परिवार निर्माण को मेरुदंड मानकर चला या जाना चाहिए। स्वाध्याय क्रम में परिवार निर्माण को मेरुदंड मानकर चलाया जाना चाहिए। परिवार निर्माण के प्रति गंभीर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में घरेलू मंदिर की छोटे प्रेरक पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए। युग साहित्य में वे सभी आधार भरे जा रहे हैं जो व्यक्ति, परिवार और समाज के नव निर्माण का उद्देश्य पूरा करते हैं। इनका संग्रह अन्य भी संग्रहों से अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान माना जाना चाहिए। युग निर्माण परिवार की सदस्यता में अनिवार्य शर्त घर में ज्ञान घट की स्थापना करने की है। 10 पैसे नित्य जैसी छोटी राशि परिवार निर्वाह से भी अधिक परिवार निर्माण के लिए खर्च करते रहना किसी भी दूरदर्शी को भारी नहीं पड़ सकती। 10 पैसे नित्य से महीने में 3 रुपए होते हैं। इतना संकलित व्यय तो घर में रहने वाले इतने परिजनों के व्यक्तित्व का निर्माण करने के प्रमुख आधार से किया ही जाना चाहिए। वस्तुतः होना तो इससे कई गुना चाहिए, पर आदत न होने और महत्व न समझने की दशा में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि 10 पैसा नित्य जितनी स्वल्प राशि परिवार की स्वाध्याय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्च की जाती रहे। इस राशि से परिवार निर्माण संबंधी नया साहित्य नियमित रूप से खरीदा और पढ़ाया सुनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकालयों से भी यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अधिक धन भी खर्च किया जा सकता है। स्वाध्याय की आदत घर भर के हर वयस्क सदस्य को लगाई जानी चाहिए। उसके लिए समय का खांचा उसकी दिनचर्या में नियमित रूप से नित्य कर्म की तरह बिठाया जाना चाहिए। इस आदत को सर्वोच्च स्तर की दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली समझा एवं समझाया जा सके तो समझना चाहिए कि परिवार के प्रगति पथ पर चल पड़ने की आधी समस्या हल हो गई। देखने में तुच्छ किंतु परिणाम में महान इस प्रक्रिया का सत्परिणाम कहीं भी कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आरती प्रायः सायं या दोनों समय करने से सत प्रयोजन के लिए सामूहिक प्रयास की भावना परिपक्व होती है। जो उसमें सम्मिलित होते हैं वे श्रद्धालु बनते हैं। यह सत श्रद्धा प्रत्येक सम्मिलित होने वाले के अंतराल में ऐसा बीजांकुर बोती है जिसे फल फूल विशाल वृक्ष के रूप में समयानुसार सुविकसित होते देखा जा सकता है। आरती के साथ भजन कीर्तन सहगान का क्रम चलता है। इन भावगीतों में जहाँ ईश्वर भक्ति का तत्व ज्ञान रहता है, वहाँ आत्म शिक्षण की सामग्री भी कम नहीं रहती। परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए जो गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे सभी ऐसे हैं जिनमें मात्र ईश्वर की मनुहार नहीं, वरन उसके सानिध्य से उपलब्ध होने वाली सत्प्रवृत्तियों का पूरा पूरा संकेत है। इस प्रकार ये भजन कीर्तन उच्च स्तरीय आत्म शिक्षण की आवश्यकता पूरी करता है। सहगान संगीत में भावोत्तेजक विशेषता रहती है। यदि वाद्य यंत्रों का उपयोग हो सके तो और भी अच्छा, अन्यथा गायन की कला का विकास होना भी किसी परिवार की विशिष्टता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। नमन वंदन की व्याख्या करते हुए कभी भी घर के लोगों को
ऋतंभरा प्रज्ञा का, गायत्री का तत्व ज्ञान समझाया जा सकता है। इस प्रकार 5 आहुतियों में यज्ञीय आदर्शवादिता का स्वरूप और प्रतिफल समझाया जा सकता है। बलि वैश्य की 5 आहुतियां पारिवारिक पंचशीलों की गरिमा को धर्म धारण के प्रतीक चिन्ह के रूप में हृदयंगम कराई जा सकती है। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। गायत्री को अध्यात्म और यज्ञ को धर्म कहा जा सकता है। इन्हीं 2 चरणों को गतिशील बनाते हुए भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के उच्च लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इनकी व्याख्या विवेचना करने तथा जीवन में उतारने के संबंध में इतनी अधिक सामग्री मौजूद है कि उसे चिरकाल तक भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा सकता है। नमन, वंदन एवं बलि वैश्य की प्रक्रिया में भी परिवार शिक्षण के सभी तत्व प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। महिला प्रशिक्षण की स्थानीय व्यवस्था। परिवारों में परिवार के सदस्यों का शिक्षण करने के लिए उन्हें आदर्शवादी प्रेरणा देने की, परिवार में धार्मिक वातावरण बनाने की प्रस्तुत योजना एकदम नई है। अभ्यास में न होने के कारण इसका प्रचलन करने के लिए परिवार की जागृत महिलाओं को परिवार निर्माण में अभिरुचि रखने वाली सदस्याओं का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थानीय महिलाओं में से कितनी ही सुयोग्य बनानी पड़ेंगी। इसलिए मात्र स्कूली शिक्षा ऊंची होने से भी काम नहीं चलता। अपने विषय की ट्रेनिंग हर किसी को लेनी होती है। महिला विद्यालय उस कार्य को करते हैं जिससे अभीष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकने वाला कौशल निखरे और व्यावहारिक अनुभव बढ़े। द्रुत गति की दिशा में बढ़ने के लिए इन विद्यालयों की सर्वत्र आवश्यकता है। अस्तु इसके लिए प्रयास चलने ही चाहिए। छात्राओं के न मिलने और देर तक स्थिर न रह पाने के जो कारण हैं, उन्हें निरस्त करने से ही काम चलेगा। कठिनाइयों से हार मानने और परिस्थितियों को कोसकर मन हल्का कर लेने से भी काम नहीं चलेगा। प्रथम प्रयत्न करने और थोड़ी सफलता को भी उत्साहवर्धक मानने और भविष्य में अधिक की आशा रखने की मनः स्थिति ही महान उद्देश्यों को पूरा कर पाती है। संचालकों के प्रभाव वाले घरों में महिलाएं स्वयं इनमें पढ़ने और पढ़ाने जाया करें। साथ ही पास पड़ोस में भी कुछ को घसीट कर साथ ले जाया करें। यह क्रम चल पड़े तो अनुकरण का मनोविज्ञान काम करेगा। कुछ नियमित रूप से जाने लगें तो दूसरी उन्हीं की तरह पढ़ने में गौरव अनुभव करेंगी। यदि कुछ जाना बंद कर दें तो शेष भी न जाने की बात सोचने लगेंगी। फैशन जब चलते हैं तो उनमें नवीनता ही नकल की भेड़ियां धसान की तरह दौड़ लगाती है। फैशन जब चलते हैं तो उनमें नवीनता की नकल ही भेड़िया धसान की तरह दौड़ लगाती है। ठीक इसी प्रकार महिला विद्यालय में पढ़ने जाने न जाने का भी एक फैशन चल सकता है। पहिया घूमने लगा तो अपने आप गति पकड़ लेगा। आरंभ करना और प्रारंभिक गति देना ही हर काम में कठिन पड़ता है। इसके बाद तो एक ढर्रा बन जाता है और सब कुछ स्वसंचालित ढंग से चल पड़ता है। बड़े बड़े विशालकाय मेले, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा आदि के उत्सव हर साल होते हैं। ढेरों समय, श्रम और धन उनमें लगता है। इसके लिए कुछ अलग से योजना बनाने या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने अपने हिस्से का काम सभी लोग अभ्यस्त क्रम से संभाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार साप्ताहिक सत्संग एवं महिला विद्यालय के दोनों कार्य कुछ ही दिनों विशेष भाग दौड़ करने और प्रभाव दबाव डालने के सहारे चलेंगे। इसके बाद उनका ढर्रा चल पड़ा
तो नए नए चेहरे उनमें लगातार सम्मिलित होते दिखाई पड़ेंगे, भले ही उनमें से कुछ थकते और निवृत्त भी होते चलें। महिला विद्यालय में देखने को तो कई प्रवृत्ति चलती दिखाई पड़ेंगी और वे उपयोगी आवश्यक भी लगेंगी, पर हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रशिक्षण के मूल में परिवार निर्माण का तत्व दर्शन एवं क्रिया कौशल सभी छात्राओं को हृदयंगम कराना है और उसका कार्यान्वयन सिखाना है। क्योंकि यह प्रशिक्षण लगातार 3 घंटे तक नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा करके उतना उतना ही दिया जाना है जितना गले उतरता और पचता चले। विद्यालय की सफलता असफलता इसी कसौटी पर कसी जाएगी कि उसमें सम्मिलित होने वालियों ने परिवार निर्माण की उपयोगिता कितनी समझी और उस दिशा में कदम बढ़ाने की कितनी प्रेरणा एवं कुशलता प्राप्त की। संचालकों की धुरी का सदा स्मरण करना चाहिए और इन आयोजनों में एकत्रित होने वाली को अभीष्ट उद्देश्य के लिए प्रशंसित करने की मूल आवश्यकता को पूरी करने की दृष्टि रखनी चाहिए। पाठ्य विधि, कार्य पद्धति, गीत, प्रवचन आदि में उसी तथ्य का परिपूर्ण समावेश रहना चाहिए। दिशा भुला देने पर जो वे आयोजन एक प्रकार से उथली और बचकानी भूमिका संपन्न करने या लकीर पीटने जैसा ही कुछ प्रहसन कर रहे होंगे। प्रशिक्षण की उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं में पुस्तकालय की प्रक्रिया का एक तीसरा पक्ष है, जिसे मिला देने पर भाव भरी त्रिवेणी संगम का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रशिक्षण करने की नियमित विधि व्यवस्था का सार्वजनिक आधार साप्ताहिक सत्संग ही हो सकता है। उसमें सभी शिक्षित, अशिक्षित, वयस्क, अल्पवयस्क एवं वयोवृद्ध नारियां समान रूप से एकत्रित हो सकती हैं। अपने अपने स्तर का आलोक उन सभी को मिल सकता है। गीत वाद्य में रस लेने वाली, धर्म धारणा वाली, प्रकाश परामर्श की इच्छुक महिलाएं उस सामूहिकता के उल्लास भरे वातावरण में अपने अपने मन की सामग्री प्राप्त कर सकती हैं। जिन्हें साहित्य में रुचि हो, उनके लिए साप्ताहिक रूप में खुलने वाले पुस्तकालय में उपयोगी साहित्य बिना मूल्य पढ़ने वापस करने का अवसर मिलता रह सकता है। इन सभी रुचियों की महिलाओं को व्यक्तित्व को परिष्कृत करने एवं परिवार का कायाकल्प करने जैसी प्रेरणाएं मिल सकती हैं। एकत्रित करके प्रशिक्षण का दूसरा तरीका है महिला विद्यालय। यह सरकारी स्कूलों से सर्वथा भिन्न होगा। इसमें साहित्य वह पढ़ाया जाएगा जो शिक्षार्थियों को स्वयं सुयोग्य बनने एवं परिवार को सुसंस्कृत बनाने की कुशलता में प्रवीण करा सके। महिला अभियान को अग्रगामी बनाने में सुयोग्य महिलाएं क्या योगदान कर सकती हैं, इसकी दिशा धारा एवं विधि व्यवस्था की विधिवत जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति महिला विद्यालय द्वारा ही हो सकती है। इसमें हर महिला का प्रवेश नहीं हो सकता। जो उत्साही होंगी वे ही लाभ उठा सकेंगी। अनपढ़ों को साक्षर बनाने और साक्षरों को सुयोग्य बनाने का क्रम इन विद्यालयों में चल सकता है। स्वावलंबन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों के अनुरूप कुछ ऐसे उद्योग भी इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखे जा सकते हैं, जिनके उत्पादन को उसी क्षेत्र में आसानी से खपाया जा सके। सिलाई ऐसा उद्योग है जो हर घर में काम आता है। बाहर के कपड़े न सिए जाएं तो भी घर के छोटे कपड़े अपने हाथों सी लेना और पुराने बड़े कपड़ों को काट छांट कर छोटे नए बना लेना भी एक अच्छी खासी बचत का काम है। शाक वाटिका लगाना, टूट फूट की मरम्मत करना भी ऐसा कौशल है जिसे आजीविका वृद्धि में सहायक सरल गृह उद्योग माना जा सकता है। महिला विद्यालय में इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करके महिलाओं को उपार्जन स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
पंचशीलों का घर में प्रवेश, धार्मिक वातावरण बनाने का प्रयास किस तरह संभव हो सकता है, इसकी व्यावहारिक जानकारी अधिकारी अच्छी तरह रखने के लिए महिला विद्यालय की पाठ्य विधि पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। मध्याह्नोत्तर 2 से 5 बजे तक का समय ही इन विद्यालयों के लिए उपयुक्त पड़ता है। वही समय कामकाजी महिलाओं के लिए ठीक पड़ता है। यदि संगीत शिक्षण का प्रबंध हो सके तो और भी उत्तम है। बड़ी उम्र में पढ़ने की बात अपने समाज में प्रचलित नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, इतना ही समझा जाता है। विवाह होने के बाद महिलाओं को पढ़ाने की आवश्यकता कोई नहीं समझता। फिर कामकाज, बेतरतीब, बच्चों और पुरुषों की अनियमितता के कारण प्रायः सारा दिन ही व्यस्तता में गुजरता है। किसी अन्य को पढ़ते देखकर अनुकरण का अवसर भी नहीं होता और एकाकी प्रयास का उत्साह भी नहीं उभरता। घर के लोग अनख मानते हैं। साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर उपस्थित महिलाओं को पुस्तक देने और वापस लेने का क्रम इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। परिवार निर्माण की परिधि में जो साहित्य काम में आता है, उसी को पुस्तकालय में स्थान दिया जाए और उसी का आदान प्रदान हो। मात्र मनोरंजन की आवश्यकता पूरी करने वाली अनर्गल या धर्म के नाम पर भ्रम जंजाल बढ़ाने वाली पुस्तकों का प्रचलन यहाँ भी चल पड़ा तो समझना चाहिए कि ज्ञान वृद्धि के नाम पर एक दुर्व्यसन का विस्तार हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। इसलिए इस प्रयोजन के लिए पुस्तकें चुनी जाएं। वे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। अप्रासंगिक साहित्य बिल्कुल भी न रखा जाए। जो शिक्षित महिलाएं इन्हें लेकर जाएं, वे स्वयं ही पढ़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री न माने, वरन उन्हें अपने परिवार में दूसरों को पढ़ाने या सुनाने का भी प्रयत्न करें। विचार विस्तार की प्रक्रिया इस पठन पाठन के साथ भी जुड़ी रहनी चाहिए। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शाखा का पुस्तकालय शिक्षिताओं के लिए उपयोगी साहित्य जुटाए और जो पुस्तकें लेकर जाएं, वे उन्हें स्वयं पढ़ने के साथ साथ अन्यों को भी पढ़ाने या सुनाने का उत्साह दिखाएं। इस संदर्भ में परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत एक साहित्य सीरीज प्रकाशित की जा रही है। उसके अंतर्गत 100 पुस्तकें लिखे जाने और छापने की योजना है। इसे महिला पुस्तकालय साहित्य का एक पूरा सेट कहा जा सकेगा। इतनी पुस्तकों में उतनी ठोस सामग्री रहेगी कि परिवार निर्माण के हर पक्ष को उतने भर से भली प्रकार समझा और क्रियान्वित किया जा सके। यह साहित्य 2 वर्ष में छपेगा। हर वर्ष 50 पुस्तकें 2 किस्तों में छपा करेंगी। हर छपाई में 25, हर छमाही में 25, एक छमाही जून में, दूसरी दिसंबर में। वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 2 सप्ताह होली दिवाली की छुट्टी के रहते हैं। इस प्रकार 50 सप्ताह ही पढ़ने के रहे। 50 सप्ताह में 50 पुस्तकें, अर्थात हर सप्ताह एक। पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त भी रहेगा और सरल भी। महिला विद्यालय का एक नियमित पाठ्यक्रम तो प्रतिदिन चलेगा ही। उसी के अंतर्गत एक विशेष वर्ग यह रह सकता है कि सप्ताह में 2 दिन इस महिला साहित्य की कक्षाएं चलें। एक दिन उसमें लिखे प्रसंगों को किस दृष्टि से पढ़ा और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, इस तथ्य को अध्यापक अवगत कराएं। सप्ताह में जो दूसरा दिन इसी प्रशिक्षण के लिए निर्धारित है, उसमें छात्राओं द्वारा जो पढ़ा गया है उसे प्रश्नोत्तर के रूप में पूछा जाए। जो गलत या अधूरा समझा गया हो उसे अध्यापिकाओं द्वारा फिर से समझाया जाए। इस प्रकार हर सप्ताह 2 दिन इस प्रशिक्षण क्रम को जारी रखते हुए 2 वर्ष में पूरा किया जाए।
100 पुस्तकें हृदयंगम करने वाली छात्रा से यह आशा की जा सकेगी कि वह इस महान मिशन को अग्रगामी बना सकने की योग्यता से संपन्न हो गई। इस प्रशिक्षण की वार्षिक परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। जिस प्रकार बीए का एमए का कोर्स 2 वर्ष का होता है, एक वर्ष प्रीवियस, दूसरा फाइनल, ठीक इसी प्रकार परिवार साहित्य की 100 पुस्तकों की परीक्षा भी 50-50 करके 2 वर्षों में पूरी होगी। हर वर्ष की परीक्षा के नंबर दूसरी साल में जुड़ा करेंगे और उसी आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का क्रम चला करेगा। विचार है कि 2 वर्ष का उत्तीर्ण विचार है कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाली छात्राओं को गृह लक्ष्मी की उपाधि का बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रमाण पत्र दिया जाए। इस तरह ये परीक्षाएं भी गीता, रामायण, बाइबिल आदि के निमित्त चलने वाली परीक्षाओं की तरह प्रख्यात हो जाएंगी और अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हजारों नर नारियों को प्रभावित करेंगी। परिवार निर्माण योजना की प्रशिक्षण व्यवस्था गृहिणी को सुगृहिणी और नारी को महिला के सांचे में ढालने की दृष्टि से तैयार की जा रही है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित महिलाएं अपने घर में सुसंस्कृत व्यक्तित्व ढालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चला सकती हैं। इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक शाखा संगठन में चलानी चाहिए। साप्ताहिक सत्संग और महिला विद्यालय के साथ साथ यह परीक्षा प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो जाए तो तीनों सम्मिलित होकर ऐसा संगत समन्वय प्रस्तुत होगा जिसे तीर्थराज के समतुल्य ही प्रभावशाली एवं श्रेयस्कर कहा जा सके। इस प्रशिक्षण के द्वारा परिवार में धार्मिकता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाने में समर्थ व्यक्तित्व वाली महिलाएं उभर कर आएंगी और वे अपनी योग्यता से पूरे परिवार को लाभान्वित कर सकेंगी। भैया दीदी, ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। आइए हम इसका पुनः स्वाध्याय आरंभ करेंगे। नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार। सुसंस्कृत व्यक्तित्वों की निर्माण भूमि परिवार। बगीचे में जिस प्रकार हर तरह के फूल उगाए जा सकते हैं, उसी प्रकार परिवार की बगिया में भी जैसे चाहें अच्छे बुरे किसी भी तरह के फूल पौधे उगाए जा सकते हैं। परिवार को यदि ठीक प्रकार से सुगठित और विकसित किया जा सके, उसे आदर्शवादी ढांचे में ढाला जा सके, तो उसी परिधि में समस्त समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस दिशा में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में ये मानकर चलना चाहिए कि परिवार एक प्रयोगशाला है। किसी भी क्षेत्र में कौशल को निखारना हो तो उसके लिए अनिवार्य रूप से एक कार्य क्षेत्र चाहिए। वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला की, पहलवानों को व्यायामशाला की, डॉक्टरों को अस्पतालों की, अध्यापकों को पाठशाला की, शिल्पी को कारखाने की आवश्यकता पड़ती है। कौशल का अभ्यास और निखार इन्हीं कार्य क्षेत्रों में होता है। यदि यह साधन न हो तो एकाकी प्रयत्न से ही अपने पुरुषार्थ को प्रकट एवं विकसित कर सकना किसी के लिए भी संभव न होगा। साधना, अध्यात्म साधना, जीवन साधना का अभ्यास कहाँ किया जाए? इसके लिए 2 स्थानों की आवश्यकता है। एक पूजा कक्ष, दूसरा प्रयोग क्षेत्र। प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से परिवार ही सर्वसुलभ है। व्यायामशाला में जो सीखा है उसे दंगल में प्रयुक्त करना पड़ता है। स्कूल में जो पढ़ा है वह दफ्तर में व्यवहृत होता है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अस्पताल के मरीजों पर क्रियान्वित होती है। इसी प्रकार पूजा प्रार्थना से अंतरंग और स्वाध्याय सत्संग से बहिरंग सत्प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें कार्यक्रम में परिणत करने और अभ्यास में उतारने की भी आवश्यकता है।
अन्यथा व्यावहारिक प्रयोग के अभाव में योगाभ्यास और अध्ययन चिंतन निष्क्रिय पड़ा रहेगा। उस स्थिति में उपासना के बीजारोपण को खाद पानी न मिलने से उसके सूखने और मुरझाने की ही आशंका बनी रहेगी। परिवार की प्रयोगशाला में अपने निज के तथा समस्त प्रियजनों के गुण कर्म स्वभाव के परिष्कृत करने का अभ्यास क्रम आरंभ किया जाए तो उससे दोहरा लाभ है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भौतिक इस अर्थ में कि कुटुंब परिवार के समस्त परिजनों को अपने व्यक्तित्व को सुविकसित करने के रूप में एक महान उपलब्धि का लाभ मिलता है। यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि उसे कुबेर की संपदा से भी बढ़कर माना जा सकता है। स्तर बढ़ने का अनुदान ऐसा है जिससे समस्त परिजनों के उज्जवल भविष्य का आधार खड़ा होता है। उस परिष्कृत वातावरण में रहने वाले सभी लोग सामान्य परिस्थितियां रहने पर भी असामान्य प्रसन्नता अनुभव करते हैं और हंसते हंसाते प्रगति के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं। निर्माण के अनेक स्वरूप हैं। निजी मकान बना लेना, कारखाना खड़ा करना, नगर बसा देना, धर्मशाला पाठशाला बनाना जैसे कितने ही काम ऐसे हैं जिन्हें समर्थ और समझदार लोग पूरा करते और प्रसन्न होते देखे गए हैं। साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार कई प्रकार की उपलब्धियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं और मरने के बाद भी उनकी स्मृति जनमानस पर बनी रहती है। इस स्तर की सफलताएं विलक्षण प्रतिभा और विशिष्ट परिस्थिति पर निर्भर है। इच्छा रहते हुए हर कोई इस स्तर की सफलता पा नहीं सकता। इन सब से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक सरल काम परिवार निर्माण का है। उसे कर गुजरने वाले जिस श्रेय के अधिकारी बनते हैं, उसे अखबारों में भले ही न छापा जाए, पर यथार्थता की कसौटी ये कहेगी कि यह प्रयास अप्रतिम रहा। संत विनोबा की माता ने अपने परिवार की जिस स्तर पर संरचना की, उसके फलस्वरूप मानवता को कृतकृत्य होने का अवसर मिला। शिवाजी, नेपोलियन आदि अगणित महामानव माताओं द्वारा बनाए गए हैं। कौशल्या, कुंती, मदालसा, शकुंतला, सीता आदि ने प्रजनन ही नहीं किया, सृजन भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जैसे कितने ही युग पुरुषों की कथा गाथा में उनके परिवार का स्तर भी चार चांद लगाता है। भगत सिंह को परिवार की परिस्थितियों ने प्रेरणा दी। नेहरू परिवार की अपनी परंपरा है। विश्व इतिहास से लेकर आधुनिक पर्यवेक्षण तक में ऐसे अनेकानेक प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें परिवार निर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों ने महान सृजनकर्ताओं की तरह ही संसार की महती सेवा साधना संपन्न की है। परिवार निर्माण एक विशिष्ट स्तर की साधना है। उसमें योगी जैसी प्रज्ञा और तपस्वी जैसी प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। कलाकार अपने आप को साधता है, किंतु परिवार निर्माता को एक समूचे समुदाय के विभिन्न प्रकृति और स्थिति के लोगों का निर्माण करना पड़ता है। यह कार्य सघन आत्मीयता, समग्र दूरदर्शिता एवं समर्थ तत्परता से ही संभव हो सकता है। इसके लिए धरती जैसी सहनशीलता, पर्वत जैसी धैर्य धारण और सूर्य जैसी प्रखरता का समन्वय संजोना पड़ता है। इन सद्गुणों के अभाव में विपुल सुविधा साधन जुटाने पर भी परिजन कुसंस्कारी बनते और अभिभावकों को त्रास देते रहते हैं। परिवार निर्माण में निरत व्यक्ति कुटुंबियों की जितनी सेवा करते हैं, उससे कहीं अधिक लाभ आत्मनिर्माण के रूप में उठाते हैं। दो लाभ प्रत्यक्ष हैं, तीसरा परोक्ष। सुसंस्कृत परिवारों के अनुदान समाज को, संसार को सुखी समुन्नत बनाने में कितना योगदान देते हैं, इसका लेखा जोखा यदि रखा जा सके
तो प्रतीत होगा कि यह परमार्थ प्रयोजन का एक उच्च स्तरीय प्रयोजन है, कि यह परमार्थ परोपकार का एक उच्च स्तरीय प्रयोजन है। यहाँ यह बात 1000 बार ध्यान रखने की है कि परिवार निर्माण का कार्य नए बच्चे पैदा करना और उनका सुधार निर्माण करने की कल्पना करना किसी भी प्रकार नहीं है। अपनों और वीरानों में कोई अंतर नहीं पड़ता। निर्माण छोटे बच्चों का ही होता है, ऐसी बात भी नहीं है। प्राचीन काल में छोटों के लिए गुरुकुल और बड़ों के लिए आरण्यक बनाए और ऋषि ऋषिकाओं द्वारा चलाए जाते थे। गांधी, बुद्ध, टैगोर आदि आश्रम बना कर रहे थे। यह विशुद्ध रूप से पारिवारिकता का प्रयोग है। संतों की जमातें, सैनिकों की छावनियां वस्तुतः पारिवारिकता की ही प्रयोगशालाएं हैं। भले ही अन्यान्य कार्यक्रमों की प्रधानता रहने से उनका मूल स्वरूप धूमिल ही क्यों न हो गया हो। अगले दिनों लार्जर फैमिली का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। यह संयुक्त परिवार पद्धति का एक सुधरा हुआ रूप है। शांति कुंज गायत्री नगर में वस्तुतः पारिवारिकता का ही प्रयोग चलता है। मिशन के सामने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के कितने ही कार्यक्रम ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि विश्व में अनेकानेक ऐसी हलचलों का सूत्रपात होने जा रहा है जो समय के प्रवाह को उलट कर रख देंगी। इन सबसे महत्व का और तथ्यपूर्ण प्रयत्न ये है कि जन जन की प्रकृति और प्रवृत्ति पर पारिवारिकता छाई रहे। इस एक ही सत प्रवृत्ति के अंतर्गत उन सभी सद्गुणों और सत संभावनाओं का समावेश है जो अंतरंग और बहिरंग क्षेत्र में घुसी हुई संकीर्णताओं और दुष्प्रवृत्तियों से जूझने और पछाड़ने में पूरी तरह समर्थ हो सकती हैं। पारिवारिकता देखने सुनने में बाल बच्चों का भरण पोषण करने जैसी कार्य पद्धति प्रतीत होती है, जिसमें यौनाचार और निवास निर्वाह की व्यवस्था सुविधा को आधारभूत समझा जा सकता है। यह उसका उथला स्वरूप है। वस्तुतः उसे आत्म संयम और उदार व्यवहार की ऐसी मिली जुली पद्धति कहना चाहिए जिसमें भाव संवेदनाओं का ही सर्वोपरि महत्व है। अभिभावकों द्वारा संतान का भरण पोषण, माता का शिशुओं के प्रति वात्सल्य, भाई और बहन के मध्यवर्ती पवित्रता, पितृजनों के प्रति श्रद्धा, पत्नी का पति को परमेश्वर मानना, पति का पत्नी को अर्धांगिनी की मान्यता देना, उपार्जनकर्ता की उपलब्धियों का सह वितरण जैसी गतिविधियों का स्वार्थपरता के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। ये सारी व्यवस्था पूरी तरह उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं पर आधारित है। यदि अधिकार को लाभ और स्वार्थ को प्रमुख मानकर सोचा जाए तो इस गठन में असमर्थों को छोड़कर कोई भी सम्मिलित होने को तत्पर न होगा। पत्नी रोटी के टुकड़ों पर जीवन भर की शारीरिक मानसिक गुलामी स्वीकार क्यों करे? पति अपनी कमाई से स्वयं गुलछर्रे क्यों न उड़ाए? पत्नी को गले से क्यों बांधे, जबकि यौनाचार अधिक सस्ते में पूरा होता रह सकता है? माता को बच्चा पेट में रखने से लेकर अपना लाल रक्त सफेद दूध के रूप में पिलाने, यौवन निचोड़ने जैसे अनेक कष्ट साध्य उत्तरदायित्व ओढ़ने में क्यों प्रसन्नता हो? वयस्क लोग वयोवृद्धों की सेवा शुश्रूषा क्यों करें, जब अर्थशास्त्र में वयोवृद्ध बैलों को कसाई के हाथ बेच देने के समर्थन में अनेक तर्क और लाभ सुझाए गए हैं, तो उसी आधार पर क्यों ना घर के वृद्ध जनों को उसी घाट उतार दिया जाए। भौतिक लाभ हानि की दृष्टि से विचार करने पर असमर्थों को भले ही परिवार से कुछ लाभ दिखता हो, समर्थों को स्पष्टतः हानि है। ऐसी दशा में स्वार्थ बुद्धि समर्थों को यही परामर्श दे सकती है कि परिवार बसाने और पालने के झंझट में न पड़कर
स्वेच्छाचारी मनमौजी जीवन जिए। भैया दीदी, स्वाध्याय को यही विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए पुस्तक की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे। पुस्तक नवरत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार। व्यक्तित्व में जिस तरह के भी संस्कार उत्पन्न करने हो, उसके लिए पारिवारिक सद्भावना से ही काम चल सकता है। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। शांति कुंज गायत्री नगर में वस्तुतः पारिवारिकता का ही प्रयोग चलता है। मिशन के सामने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के कितने ही कार्यक्रम ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि विश्व में अनेक ऐसी हलचलों का सूत्रपात होने जा रहा है जो समय के प्रवाह को उलटकर रख देगी। अखंड ज्योति, फरवरी 2023। तपस्या तभी सार्थक हो पाती है जब उसके साथ व्यक्तित्व को परिशोधित करने का भाव जुड़ा हुआ हो। भैया दीदी, ये आहुतियां आपको ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया ग्रुप पे 12 बजे और 3 बजे मिल जाएंगी। आप इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें। आइए शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।